चौधरी फवाद अब और तब सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सुहेल वड़ैच के मुताबिक चौधरी फवाद हुसैन आजकल अडयाला जेल में है। कल के वफाकी वजीर को चंद दिन पहले सर और मुंह पर काली टोपी पहनाकर अदालत में लाया गया, मगर आज के मेरे कलम का मौजू अब का चौधरी फवाद नहीं तब का चौधरी फवाद है। ये कोई 30 बरस पुराना किस्सा है। 1993 या 1994 की बात है। फवाद के चचा चौधरी अल्ताफ हुसैन पंजाब के गवर्नर थे। मैं कलम मजदूर की हैसियत से दबंग गवर्नर के सियासी ख्यालात सुनने या इनसे इंटरव्यू के लिए गवर्नर हाउस जाया करता था। ऐसे ही किसी विजिट में चौधरी फवाद से गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। चौधरी फवाद इस ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में BA के तालिब इल्म थे और अपने चचा गवर्नर चौधरी अल्ताफ हुसैन के पास गवर्नर हाउस में ही मुकीम थे। चौधरी फवाद से जो तारफ़ 30 साल पहले हुआ था वो मुश्तरकात की वजह से दोस्ती में बदलता गया। किताबों का मुतालिया, तारीख, सियासत और सहाफ़त में दिलचस्पी वो मरकज़ी मौज़ूआत थे जो हमारे दरमियान ज़ेर बहस रहते। वक्त गुजरता गया तो एक रोज़ चौधरी अल्ताफ का बतौर गवर्नर ही इंतकाल हो गया। मुझे गवर्नर हाउस से चौधरी अल्ताफ की लाश के साथ रोते हुए चौधरी फवाद की रवानगी का मंजर आज भी याद है। फिर चौधरी फवाद ने लाहौर से ही कानून की डिग्री ली और यहीं वकालत का दफ्तर भी बनाया। इस दौरान ये रोज़ाना का मामूल था कि हर रोज़ घर के फ़ोन पर सुबह ही सुबह चौधरी फवाद की कॉल आती। सियासत, सहाफ़त और ताज़ा तरीन हालात पर तफसीली गुफ्तगू होती। साल तक चौधरी फवाद का ये मामूल रहा कि वह जो भी किताब पढ़ता और इसके बारे में मुझे ज़रूर बताता। मैंने भी तारीख, सियासत और माशरे के हवाले से फवाद को कई कुतुब से मुतारफ़ करवाया। वक्त के साथ साथ ये रिश्ता मजबूत होता रहा। चौधरी फवाद और उसके दो पार्टनर दोस्तों राजा आमर खान और मलक अहमद खान, जो आजकल नून लीग के अहम रहनुमा है, ने वकालत का दफ्तर खोला ही था। चौधरी फवाद के चचा चौधरी इफ्तिखार हुसैन लाहौर के चीफ जस्टिस बन गए। फवाद मिन्ती था मगर इस वक्त बहुत जूनियर था। हमारे रिवाज के मुताबिक चचा के चीफ जस्टिस बनते ही इसकी वकालत चमक उठी। इससे थोड़ा अरसा पहले चौधरी फवाद अमली सियासत में भी कूद चुके थे। मुझे वो दिन भी याद है जब पीपल्स पार्टी पंजाब के राव सिकंदर इकबाल से चौधरी फवाद की मुलाकात में इसे शोबा इत्तलाआत का ओहदा दिया गया था। वक्त गुजरता रहा। जनाब मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया। मुस्लिम लीग काफ की दाग बेल पड़ी तो जेलम का ये जाट खानदान चौधरी अल्ताफ के साहबजादे फ़र्रुख अल्ताफ की सरबराही में काफ लीग में चला गया। चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ गुजरात के चौधरियों के करीब थे। ऊपर से चचा इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। ऐसे में चौधरी फ़र्रुख जिला जेलम के नाज़िम और चौधरी फवाद के मामू चौधरी शहबाज हुसैन वफाकी वजीर बन गए। चौधरी फवाद का इस ज़माने में सियासी किरदार बहुत महदूद था, अलबत्ता इनका सारा जोर वकालत पर था। ताहम जनरल मुशर्रफ के खिलाफ अदलिया की तारीख चली तो इस वक्त चौधरी फवाद जनरल मुशर्रफ के करीब होगा और फिर बाद इक़्तिदार से रुखसती के बाद इनकी नई जमात में शामिल होगा। चौधरी फवाद इस जमात को मकबूल बनाने के लिए काफ़ी मुतहर्रिक हो गए लेकिन कोई नुमायाँ कामयाबी हासिल न कर सके। जनरल मुशर्रफ की इक़्तिदार से रुखसती के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। जरदारी साहब सदर और यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बन गया। चौधरी फवाद गिलानी ख़ानदान के पुराने शनासा थे। इसी तल्लक के हवाले से वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इन्हें वज़ीर के ओहदे के बराबर का मशीर बना लिया और यूं वो गिलानी साहब के तर्जमान बन गए। इसी दौरान बिलावल भुट्टो से भी इनकी गाड़ी छीनने लगी मगर ये भी दौर गुजर गया। इमरान खान का सितारा चढ़ने लगा था। नवाज शरीफ के तीसरे दौर का जवाल शुरू था। पनामा ट्रायल शुरू होने से पहले ही चौधरी फवाद तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके थे। चौधरी फवाद सियासत, वकालत और सहाफ़त तीनों के शनावर थे। इसीलिए पनामा केस में तहरीक इंसाफ की तर्जमानी करते करते न सिर्फ मकबूल हुए बल्कि तहरीक इंसाफ के सतून बन गए। इंतखाबात हुए तो न सिर्फ टिकट मिला और वफाक वज़ीर इत्तलाआत बन गए बल्कि मुल्की सहाफ़त का दाड़ा बदलने की कोशिश में मसरूफ़ हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की हैसियत से इनकी पॉलिसियों का में शदीद नाकद रहा और इन्हें यह कहता रहा कि आप जनरल बाजवा, जनरल आसम बाजवा और जनरल आसफ गफूर के मीडिया मुखालिफ एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ताहम चौधरी फवाद ये मानने को तैयार न थे और हर रोज़ ये बयान देते कि मीडिया का बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है। जनरल बाजवा कहते थे कि एंकर्स की तनख्वाहें हमसे भी ज़्यादा हैं। सोच ये थी कि मीडिया की माली आमदनी रोक कर इसको अपने तरीके से चलाया जाए। इसी दौरान कहीं उतार चढ़ाव तो आते रहे। चौधरी फवाद जनरल बाजवा और मुक़्तदरा के हमेशा करीब रहे। इसी बना पर वज़ीर आज़म इमरान खान न
صرف انہیں ٹوکتے تھے بلکہ انہیں فوج کا آدمی کہہ کر مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ جنرل باجوہ نے نہ صرف چودھری فواد کو وفاقی وزیر داخلہ بنانے کی سفارش کی بلکہ عثمان بزدار کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی تھی تو اس وقت کے مقتدرہ نے عبدالعلیم خان کے علاوہ جن ناموں کو فیورٹ قرار دیا تھا ان میں چودھری فواد کا نام بھی شامل تھا۔ تحریک انصاف کے اقتدار سے نکلنے کے بعد اپنے لیڈر عمران خان کی طرح چودھری فواد بھی توازن کھو بیٹھے تھے۔ انہیں پاکستانی مقتدرہ کی طاقت بھول چکی تھی اور ان کا خیال تھا کہ عوام کا سمندر مقتدرہ سمیت سب کو بہا کر لے جائے گا۔ اس جذباتی سوچ کے باوجود چودھری فواد فوج سے لڑنے کے حق میں نہیں تھے، اس لیے 9 مئی کی منصوبہ بندی کرنے والی ٹیم میں اسے شامل ہی نہیں کیا گیا تھا۔ مانگنے کے باوجود اسے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ 9 مئی جہاں عمران خان کی مقبولیت سیاست کو بہا کر لے گئی، وہاں چودھری فواد کے سیاسی کیریئر کے لیے بھی سوالیہ نشان بن گیا۔ چودھری فواد کی گرفتاری ہوئی۔ سپریم کورٹ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگنے کی ویڈیو آ گئی اور پھر ایک روز ان کی تحریک انصاف چھوڑنے کی خبر بھی آ گئی۔ جس روز وہ تحریک استحکام کے پہلے اجلاس میں گئے اس روز بھی وہ بادل ناخواستہ گئے اور بعد ازاں بھی وہ اس کے مستقبل پر سوالیہ نشان ہونے کی وجہ سے اس میں متحرک ہونے سے گریزاں رہے۔ چودھری فواد کے اپنے قدم چودھری فرق الطاف سے دوریاں ہو چکی ہیں۔ فرق الطاف نون لیگ میں ہے، چودھری فواد نون لیگ میں جا نہیں سکتے، تحریک استحکام انہیں جتوا نہیں سکتی۔ جیل میں آزاد امیدوار کا جتنا مشکل ہے ایسے میں چودھری فواد چاہے تو کہاں جائیں۔ اسی کنفیوژن نے اسے ڈیالہ جیل پہنچا دیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کنفیوژن کب دور ہوگا۔